नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास गौदान का अगला भाग। पिछले सारे भागों में आपने सुना कि किस तरह से गोबर के घर से चले जाने से धनिया, झुनिया और होरी की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। उन्हें किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। फिर कितनी लगाम चुका के, कितने पैसे दे के वह फिर से अपनी बिरादरी में शामिल हो पाते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि जब गोबर झुनिया को लिए हुए साथ में आते रहता है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं और वह क्यों अपने घर को छोड़कर चला जाता है। तो आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे ही रह जाते थे। होरी का तो उसे भय नहीं था, वह केवल एक बार ही दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही नहीं दिया और झाड़ू लेकर मारने को दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो नहीं लौट सकती है, कहीं कुएं में ही कूद पड़ेगी या गले में फांसी भी लगा ले। अरे तो क्या होगा। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, किसकी शरण लेगी यह। मगर अम्मा इतनी निर्दय नहीं है कि उसे मारने दौड़ेगी। क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उनके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अपनी अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और दो चार रुपये लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का तो मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती ना धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। ना तुम गाय लेने आते और न ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से आऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। जुनिया चिंतित मन से कहने लगी, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है। मेरा तो जी ही कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं। हम लोगों को तक तो कभी एक तमाचा नहीं मारा है, तो मैं भला क्या मारेंगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव अब समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। मेरा जीना जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना क्यों डरती हो, मैं तो आ ही रहा हूं ना। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह ही भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागेंगे। तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो। मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो तो। इतना नीच नहीं हूँ झूना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा वहीं खड़ा रहा। फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का एक छोटा सा बाग था।
झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई उसे दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने ही वाला हो। देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया के घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला जो गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह वहीं रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली उसे सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्पा इतनी कठोर है। एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको दुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेखी निकल जाएगी। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठिकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे सहन ना हो पाएगा। भगवान, अब तेरा ही भरोसा है। मैं ना जानता था इस विपत में मेरी जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी। मगर उसे कैसे मार सकते हैं? घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज तो महाभारत हो जाएगी। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक ही माँ बाप हैं। जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप हैं? होरी जो ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने अब तक जवाब दे दिया था। हाय, बेचारी झुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने ना समझा था। और अब उसमें इतना साहस भी नहीं था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने ही चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह झुनिया को क्या मुंह दिखाए? वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई जब वह अपनी उन्मत्त उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। दुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत्त आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहां नहीं था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं यह कौन जाने, पर उसे एक विपत्ति में डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बुढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थीं। उसने एक दरार से अंदर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी। बेटी, तू चलकर घर में बैठ। मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से देख भी नहीं सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता।
और कहता, अब तक तुम कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठो और खाओ, और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब तभी घर जाएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सकेगा, और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझेंगे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतः स्थल को मथकर वह रत्न निकाल लिया जो अब तक कहीं छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ, और उसने साथ ही संकल्प भी किया। अब तक वह कम से कम काम करना और उससे ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे ही उसके हृदय में एक प्रकाश डाल दिया हो। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गईं, तो वह होरी की उसी मड़ैया पर जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले, तो 5 आने रोज बच जाएंगे। महीने में 10 रुपये होते हैं, और साल भर में 125। वह 125 की थाली लेकर घर आएगा तो किसकी मजाल है जो उसके मुंह लगेंगी और उसे अपना न पाएंगे। यही दादा तीन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और झुनिया तुम्हारे गर्व के फूल ही जाएगी। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिद्दर ही मिट जाएगा। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती है, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है, और सदा 6 आने थोड़े ही मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा, मजूरी भी तो बढ़ेगी ही। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने की सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक बछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी, और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। और क्या, 1 आने में उसका गुजर बसर तो आराम से ना हो पाएगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसारे में ही पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, और फिर उसकी वह मजूरी भी करेगा। क्या वो उसे रहने के लिए जगह नहीं देंगे? आटा रुपये का 10 सेर आता है, 1 आने में 2.5 पाव हुआ। 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा? दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा चाहिए ही। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई होगी, वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली तो कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंधा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सोए रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून तो चबेना ही मिलता है, वह भी 1 जून चबेने पर काट लेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वह क्या करेगा। अरे, मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी? जब वह जी तोड़ काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम तो सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता है। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दिमक भी लगते हैं, जौ में गेरू लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात को कहीं चौकीदारी कर लेगा।
दो आने भी रात के काम में मिल जाएंगे तो चांदी ही चांदी। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ के कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए मुंडासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का साथ दे लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात कटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है, और वह अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा तो था, तो यही कि झुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ काम आ कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ ही लौटूंगी। उसे वहां कहाँ कहाँ मैं बांधे फिरता। उसने थोड़ा गला खखारा। फिर उसने आगे सोचने लगा। दिन चढ़ने लगा है, रात तो कुछ ना खाया था, भूख सी मालूम होने लगी है, पाँव भी लड़खड़ाने लगे हैं, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वो अब नहीं चल सकता है। लेकिन पास एक पैसा भी तो नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियों के झाड़ हैं। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की उसे सुगंध आई। अब मन न माना, कुल्हाड़ में जाकर लोटा डोरा मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी खड़ी खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां ला कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी भी पिया। तंबाकू तो पीते हो गए। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता हूँ। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, यह तो बड़ा बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल अब तेज हो गई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गई। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा भला। युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं न जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दे दिया, नहीं जाओगी? न न जाऊंगी मैं। नहीं जाएगी? ना ना ना, नहीं जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर साथ जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल। मैं तेरा गला न काट लूंगा तो फांसी ही पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषोत्त अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे उसका अब कोई बस नहीं था। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू चाहती क्या है? युवती भी उठकर बैठ गई। निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुँह से कहेगी, आखिर बात क्या हुई? मेरे माई बाप को क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे माई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा ना। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है तुझ में? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढाक कर सो जाएगा। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूंगी? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम भी करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूंगी? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती हूँ। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा नहीं थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग अब खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ नहीं कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला,
भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती है। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं तो कोई नहीं हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी महरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। महरिया आएगी तो भी उसके झोटे पकड़कर ना खींचूंगा। अच्छा, तो अपनी राह लो। मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क तो सरकार की है, किसी बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे यहाँ खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। पुरुष ने होठ चबाकर कहा, तो तुम नहीं जाओगे? आऊं मैं? गोबर ने अंगूछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पर तुड़ा के जाओगे। वह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। अच्छा, तो तुम नहीं जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते हो? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुम्हें इससे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत तो मार खाने के ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते हो? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ क्यों नहीं लेते? पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर से इसके सिर पर भूत सवार हुआ हो, तभी उसे ललकार रहा है। मार खाए बगैर नहीं मानेगा। अपने गांव में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार नहीं थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा है। मैं हक ना हक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मोरूसी 5 बीघे खेत है और एक हल्की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भरा बुला कहा है उसके लिए माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में अक्षमी है। मुर्दा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्हीं ने ही है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई से ही कहूँगा ना। उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना नहीं था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती है। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। अब तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं? और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया है। यह मुझसे नहीं होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई। माता से कौन उरीन हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस दो कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात तो कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई तुम्हारी? न मानेगी तो क्या करेगी भला? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं तो लजा गया। वह खुद पछता रही है।
चलो ज़रा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माई की गालियाँ क्यों देती है। हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना क्या जाएगा। अब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेंगी तो हमें तो बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए था ही। कोदई के साथ ही हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और थोड़ा लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही ना थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाऊं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे। गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के थे। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी भी डाल दी। शरबत बनाने को कहा, वो चीलम भर लाया। और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका ननंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना भी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका तो ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिया था। तुम बड़ी हो माता जी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, और करोड़ जन्म लेकर भी नहीं हो सकता। बुढ़िया इस संख्याती श्रद्धा पर गदगद हो गई थी। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी खुशी पी लेता है। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हठी हुई, बहू को कौन जानता है। किसकी लड़की है किसकी नातिन है कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा है। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी नहीं मिलेगा। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है। हंसी हुई तो तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर ये अभी लड़की है, अबोध अल्हड़ है, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाएगी। तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा, मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं। उसे तो सहज के स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम्हारा ही अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में ही रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में आ पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले, टोकरी ढोने वाले, संग तराश सभी तो जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ से काम मिल जाता है, और उसके हाथ में तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगेगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर भी लौट जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे।
जिनको कोई पूछता न था, और उन्हीं में था गोबर। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है तो उसे कोई खास गम नहीं है। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज में कहा, जिसको अच्छा आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको अच्छा आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10 5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सब के सब उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे आगे मिर्जा थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भुखमरों की एक लंबी कतार थी, जैसे कि भेड़ें हों। एक बुड्ढे ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना है। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है? सन की तो नहीं है कोई। बहुत धन पाकर आदमी भी सनक हो जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाता है। कुछ लोगों को तो संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कि कोई काम नहीं है तो कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचोली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेश की दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा है। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। पैसे मिल जाते तो कुछ खा लेता। मिर्जा ने झट से 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता कोई ना करे। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3 4 कुर्सियां थीं और एक मेज। थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थीं। झोपड़ी बेलों लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में कोई संदेह नहीं था। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को नहीं मिलेगा। मन में वह ऐठ कर रह गया, इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए ना। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना आता था कि कबड्डी खेली है भी या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, बाहर रात घर गए तो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था, खाकर ही पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज तो यह एक अवसर मिला जो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरिया लिए, मुंह में दांत, न पेट पे आत, जांग के ऊपर धोतियां या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती है। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौधे हैं। जिन्हें यह देखना हो वह आए और अपनी आंखों को तृप्त कर ले। जिसने यह तमाशा ना देखना हो वह तो पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर नहीं मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक की थी। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था।
2000 से कम की भीड़ नहीं थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का भी इंतजाम था। साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन थी। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी वहां विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलोसोफर का जोड़ फिलोसोफर से ही हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती है मैं फिलोसोफर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ तो मैं फिलोसोफर ही। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बतलाइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मेटीरियलिस्ट? मैं तो दोनों ही हूँ। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखो वैसा ही बन जाओ। तो अपना आपका कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय न हुआ और न ही कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला कैसे कर सकता हूँ? और लोग आंखें फाड़कर और किताबें चाटकर जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, वहाँ तो मैं यूं ही पहुँच गया। अब बता सकती हैं किसी फिलोसोफर ने अक्ली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए, और कोई माने या ना माने, मैं तो आपको फिलोसोफर ही मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूं क्या? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ ले जाइए। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिएगा। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओमकार नाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते हैं। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिया पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर। खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां भी लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैतरे बदल रहे हैं। इन ही में अभी भी जान है भाई। इन लोगों ने जितना घी खाया है, उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं है। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता होगा, हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह इधर वाले बुड्ढे ने इसे दबोच लिया। बेचारे छूट कर निकलने के लिए कितना जोर मार रहे हैं, मगर अभी नहीं जा सकते बच्चा। एक को 3 लिपट गए। अरे, इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और उनके मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कहे पकड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे की टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद नहीं आ रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिंगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी भी तरह से राजी नहीं होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ ही की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेटकर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। ये आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसान भी रखते हैं। क्यों, है ना? खन्ना ने कहा मारा, मानो यह कथन हंसने के ही योग्य था। इन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूँगा। हमने उनकी जायदाद रहन रख ली है, और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ कभी ना आएगी। मैं भी अपने को जायदाद निकाल दूंगा।
9% देने से तो यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दे, कमीशन अलग से ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना ज़रा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है। मगर खैर, देखूंगा आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं। राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ में। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आज आप 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी आ गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले इसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% का होगा आपसे। औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने नहीं खरीदे हैं। अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ महलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने नहीं ली। आप में टाल मटोल की बहुत बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है। इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अक्ल चर लेती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारों की रियासतें जब्त कर लूं। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया कि यह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती है। फिर तनखा आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति तो नहीं थे। आकर कोहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा इस मामले पर फिर से विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर नहीं मिलेगा। रानी साहब चंदा को आपके मुकाबले में रुपये में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग आए जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया और जनता की कुछ सेवा भी की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ नहीं जाना, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा है, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा ये वह पार्टियां हैं जो गवर्नरों और सेक्रेटरियों की दिया करती है, उसके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में ही होगा, और मैं यह नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए नहीं है। राय साहब 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप ये बता दें कि आप जाना भी चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, अगर फ्री में पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री में पास मिल जाएगा। अरे जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं हार की जिल्लत भी नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहिबा रुपए की थैलियाँ खोल देंगी और एक एक वोट पर असरफिया चढ़ने लगेंगी, तो शायद आप भी उधर वोट ही देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपये से जीता जा सकता है क्या? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की है। और सच पूछिए तो इस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा, कुल जाति सब धन के सामने हेच है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवा खाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला अगर कार में आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो वह साक्षात देवी हो। मेरा और रानी साहिबा का तो कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से कौंसिल बने रहे हैं, उनके लिए राय साहब ज़्यादा ही उपयुक्त रहेंगे और रानी साहिबा रहेंगी। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी
कभी भी कबड्डी खेली ही नहीं थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में कटती थीं। रूप भरने में वह तो अच्छे अच्छों को चकित कर देते थे। और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह से पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से ऊब चुके थे। मालती से मानो उन्हें एक बंधन ने मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पीट तो रही है। मिर्जा तो पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्यर्थी अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्द, दिल लगी ही तो है ये। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे वह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम होता है या नहीं? खन्ना ने फिर चढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मज़ा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब भी चिल्लाएंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम? एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह तो सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी तो हिम्मत नहीं पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए तो टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब हुआ है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती ने उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह ले ली। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर लेता? यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहा है। अभी हार कर लौटेगा तो चारों तरफ तालियां पड़ेंगी, तब शायद वह कुछ खुश हो जाए। जो जो अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे, पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि ज्वार अब अंतिम बिंदु तक पहुँच चुका था। मेहता अकेले बच गए थे। अब उन्हें गूंगे का पार्ट खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार तो उन्हीं पर है। अगर वह बीच में मेहता जी के पाली में लौट जाता तो उनका पक्ष बचता था, नहीं तो हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए लौटना पड़ता। और दूसरे पक्ष के जितने आदमी को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह तो सब मर ही जाएंगे ना। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता शांत भाव से अपने खेल में प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती थी, कोई आगे को झुक पड़ता था। वातावरण थोड़ा गर्म हो गया था। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, लेकिन वे अब निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मारते हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लेके आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो गए हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है और कौन तमाशाई। सब एक में गड्ढमड्ढ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बूढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच कर 2 हाथ और ले जाए तो उनके 50 आदमी जी उठते, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर ही बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है, बाजी ड्रॉ हो रही है। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची ना बोलेंगे मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते हैं? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें कि यह ची बोले,
मैं अभी उठ जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, लेकिन मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे क्या? उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहिब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे। हजारों आदमी पागल की तरह टोपियां, पगड़ियां, छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ ही ना सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यही शब्द थे, डॉक्टर साहब ने तो बाजी मार ली। प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बार की पलक चाहने पर विस्मित भी था। सभी मेहता के जीवट, दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगाई ली गई थीं। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया। शमियाने में मेहमानों के लिए चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर बैठ गए, मालती मेहता के बगल में। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत में बदल सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। तभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती अब सर में से लाल हो गई। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर तो इनका ही था। यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो चीना बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। इसी तरह कुछ देर दोनों में गपशप होती रही। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त अब नहाने के लिए चले गए। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा। किसकी? अरे आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया यह भी कोई छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मेरी शादी होने जा रही है। और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल तो बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है और भी कई खूबियां हैं। लेकिन मैं अपने जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और शायद नहीं हो सकती। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। औरत ही से क्यों ऐसी आशा की जाती है? मर्द में वह सामर्थ्य नहीं है क्या? वह अपने को मिटाएगा तो क्या शून्य हो जाएगा? वह किसी खोह में जा बैठेगा तो सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। यह तेज तो प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान होती है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा ही बन जाता है। इस तरह से उन्होंने कई शब्दों में अपने मन की बात कही। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत क्या आपको दुनिया में मिल पाएगी? मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया तो वीरान ही हो जाती। ऐसी ही एक मिसाल दीजिए। मिसेज खन्ना को ही लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना भागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचे कितना त्याग है उनके साथ ही, कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उनके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर ही कर देंगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी वह उसकी वफादारी में फर्क नहीं आएगा। जो मेरे जीवन को पवित्र उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से, मैं उसकी ही कल्पना करता हूँ। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन उम्मीद कम है। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश करता हूँ। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसी औरतों में मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी तो ब्याह होता है। उसके पहले तो सिर्फ अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच ही रहा था।
मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा। जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी, कल फिर आओगे क्या? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगेगा। मैं क्या मांगू, आप जो चाहे दे दो। हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपये मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार हो जाए। 15 रुपये मिले तो क्या पूछना, वह तो अब प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए तो मैं वहीं पड़ा रहूंगा। और इस तरह उसके मन में फूल ही फूल खिल उठे कि उसे 15 रुपये की नौकरी मिल गई है। उस मालिक ने कहा, हाँ हाँ, जगह का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में किनारे तुम पड़े रहना। गोबर को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद, दोनों जुन ना मिले। एक जुन तो मिलना ही चाहिए था। भर पेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कितने दिन रह सकता है? उधार लेकर तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजन ने तो मुंह चुरा लिया है। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे होगी? सांझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकलेगा? सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए थी ना। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दे दिया। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे। खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यही अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपये उगल दिए। मेरे रुपये रुपये ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसकी मिजाज ही नहीं मिलते हैं। वहाँ से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिक लगी है, घर में कैसे आएगा? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूंगी। गौ हत्या करके इसे लाज भी न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना नहीं कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में तो दाना है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं है इनकी। पुण्या की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का ही पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत नहीं हुई थी। वह बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है, और किसकी है भला? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है ना। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहीं शरण नहीं मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ ले गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया भी कुछ कहने ना पाई थी कि वह फिर चल दी, और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में भी कुछ छोड़ा है? कहीं भागा जाता था क्या? आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है? दोनों घरों का काम चल जाएगा।
2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे तो भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखुर कैसे होते? भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? कहना, बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूँगी, कहीं तुम बिगड़ने न लग जाओ। कहती हूँ, कुछ ना बोलूँगी, कह तो दे। तुम्हें झुनिया को घर में न रखना चाहिए था। तब क्या करती? नहीं तो वो डूब मरती। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई पूछता न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती मेरे पीछे। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोल अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपये दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो हमसे लड़ेगा? उस सत्यानाशी गाय ने आकर घर को चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ ही था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ रहा है। तू किसी का आसान नहीं मानती, यही तो तुझ में बुराई है। आसान क्यों मानूं भला? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी मैं। इस तरह आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि अब आगे और क्या क्या होता है। क्या गोबर धन कमाकर वापस लौटता है? क्या झुनिया और होरी की गृहस्थी में फिर से सुखी और समृद्धि वापस आती है? और मिस्टर मेहता और मिस मालती का आखिर क्या होता है? ये सब जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारे अगले भाग और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।